नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। हम सब लोग जानते हैं कि यह साल आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का साल है। 75वें साल में हम लोग भारत की आज़ादी के हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे साल इसका आयोजन होना चाहिए कि उसको इतने अच्छे तरीके से मनाया जाए कि हम अपनी विरासत पर गर्व कर सकें और हम भारत की एक जो मजबूत बुनियाद है उस पर एक बहुत ही अच्छी इमारत खड़ी कर सकें। भारत इतनी तरक्की की है, तरक्की के उस सफ़र को और लंबा खींचा जाए और एक ऐसा मुकाम पाया जाए जिससे कि अगर भारत विश्व गुरु है तो विश्व गुरु बना रहे और इसकी काबिलियत और ज़्यादा माने लो पूरी दुनिया में। तो आज के कार्यक्रम में भी हम लोग बात करना चाहते हैं इसी विषय पर कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हमें किन किन बातों पर बात करनी चाहिए, किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, अपने उपलब्धियों का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हम स्वागत करते हैं हीरानंदन प्रसाद जी का, डॉक्टर हीरानंदन प्रसाद का जो विभागाध्यक्ष है हिंदी विभाग के राज्य विश्वविद्यालय में, और अमन कुमार जी का जो वरिष्ठ पत्रकार है और दूरदर्शन में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं। सर, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। क्योंकि अमन जी तो हमारे अतिथि हैं लेकिन हमारे अपने दूरदर्शन के हैं। हम ये कार्यक्रम आपसे शुरू करना चाहते हैं कि जब हम अमृत महोत्सव के साल में हैं तो आप किन चीज़ों को रेखांकित करना चाहते हैं इस मौके पर सबसे पहले? देखिए, भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली और इसके बाद जो जिस माहौल में हम लोग की आज़ादी मिली थी उस समय भारत बिल्कुल ही जर्जर हो चुका था आर्थिक रूप से। ब्रिटेन वाले सभी यहाँ से लूट करके ले गए थे, जैसा कि हम लोगों ने इतिहास में देखा है। यहाँ कुछ भी नहीं, ना खनिज पदार्थ वगैरह, जितने भी यहाँ कच्चे माल थे उन सभी कच्चे माल को ब्रिटिश वहाँ ले गए, लंदन या जहाँ ब्रिटिश का अपना जो कारखाना हो, वहाँ पक्के माल बना करके और यहाँ लाते थे। यहाँ पक्के माल ला करके लाते थे तो ये कम पैसा में, कम कीमत में यहाँ से कच्चा माल ले जा करके ब्रिटेन में अपना पक्का माल बना करके यही फिर इसी भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में ला करके अच्छे मुनाफा कमाते थे। अब शोषण कैसे कैसे हुआ? कम मजदूरी देकर भारतवासियों को, दूसरे में कम पैसा दे करके किसी भी पदार्थ को, कच्चे पदार्थ को, और फिर वहाँ ले जा करके बड़े कीमत पर ला करके यहाँ बेचना। इसका विद्रोह गांधी जी ने किया, दांडी यात्रा वगैरह करके, और इसमें सार्वजनिक रूप से यहाँ पर कहा कि पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध होना चाहिए और जन जागरण की प्रस्तुति की। धीरे धीरे शनै शनै यह पूरे भारतवर्ष में यह फैल गया और ब्रिटेन को यहाँ से हटना पड़ा, भागना पड़ा। यह सब हम लोग जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि 1947 यानी 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो दशा भारतवर्ष की थी, आज आज़ादी के हम लोग 90 वर्ष लगभग हो चुके हैं। सॉरी, 75 वर्ष हम लोग का आज़ादी के हो रहे हैं। 75 वर्ष में हम लोगों ने कितना पाया, कितना किया, इसका कारण क्या है? इसका कारण भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं वे सभी मेहनती हैं, मजदूर हैं, चाहे किसान हो, चाहे जिस क्षेत्र में काम करते हों, हर क्षेत्र में आदमी यहाँ लेबोरियस है, परिश्रमी है। भारतवर्ष के एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कामचोर हो, देहचोर है, ऐसा नहीं। अपवाद तो हर जगह है, अपवाद की बात मत कीजिए, अपवाद एक्सेप्शन तो हर जगह है। लेकिन हम लोग जितने भी परिश्रमी हैं, जो करने वाले हैं, वे हर क्षेत्र में, आज के आधुनिक युग में, आधुनिक में, मॉडर्न में भी, और उस 1947 के दौर में, 1950 के दौर में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो जवाहरलाल नेहरू थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय से लेकर के आज तक जितने भी हुए उन सबों की एक ही चेष्टा रही, एक ही मकसद रहा कि भारतवर्ष को कैसे उन्नति करें। जो कभी विश्व गुरु रहा था, वह विश्व गुरु रहा था, तो उस विश्व गुरु के उस पटल पर हम लोग ले जाएं। हम सभी जानते हैं, हम दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि आज़ादी की बिगुल जो बजी थी, वह बिगुल बजी थी 1857 में मंगल पांडे के द्वारा। यह हम लोग सब जानते हैं। 1857 में जो बिगुल बजी आज़ादी के लिए, 1857 के पूर्व जितना भी शोषण हुआ, वो मंगल पांडे या जितने भी सैनिक थे हमारे भारतवर्ष के, जितने भी आज़ादी में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए एक शब्द में, तो वो जितने भी थे उनके मस्तिष्क में यह बात आई मस्तिष्क में कि यह हमारा जो शोषण हो रहा है इसके विरुद्ध में हम लोग क्या करें। मंगल पांडे
के जहन में यह बात आई और उन्हें आंदोलन छड़ा। पूरे भारत में उसमें सैनिक विद्रोह हुआ। 1857 से लेकर के 1947 तक 90 वर्ष जो संघर्ष भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव, प्रत्येक जितना भी यहाँ की जनता है, चाहे वह जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो, उन सबों का शोषण 90 वर्ष तक संघर्ष किया। इसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली और यह जो आज़ादी मिली इसके बाद 1947, ऐसा नहीं था कि आज़ादी मिली तो हम बहुत ही हर दृष्टिकोण से, आर्थिक खास करके आर्थिक दृष्टिकोण से हम बहुत परिपूर्ण थे। हम माने भारतवर्ष परिपूर्ण था, ऐसा नहीं था। बल्कि भारतवर्ष, हम लोग जितने गरीब थे, आज आप देख लें कि हम लोग कितने अमीर हो गए हैं। आज हम विश्व के मानस पटल पर हम गिने जुने अगर 5 माना जाए तो हम तीसरे नंबर पर हैं। हम चौथे नंबर किसी क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन बहुत क्षेत्रों में हम तीसरे नंबर पर हैं। जनसंख्या वगैरह ये तो हम लोग की अलग बात है, जी। लेकिन हम जो आर्थिक रूप से जितना पिछड़े हुए थे ब्रिटिश शासन काल में, उतना आर्थिक दृष्टिकोण से आज हम बहुत ऊंचे हो गए हैं। और हम आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। आयात की बहुत कम संख्या में हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कुछ उपज होती है तो हम अपने आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अमेरिका तो कोई दवाई भेजे हैं अभी कोरोना में साहब राष्ट्रपति थे। अच्छा सर, फिर हम आपके पास आएंगे। अमन जी, आपसे हम लोगों ने पहले भी अनुरोध किया था जब पहला कार्यक्रम किया 75वें साल पर, फिर आप आए हमारे पास। ये जो तरक्की का मामला है, जब पहली बार प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने और अब जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, काफ़ी बड़ा वक्त भी गुजरा है इस बीच में। अब जो यहाँ से खड़े होकर हम भारत को देखते हैं तो आपको कैसा दिखता है भारत आज से 20 साल के बाद का या 25 साल के बाद का, कैसा स्वरूप होगा इस देश का? देखिए, निश्चित रूप से जो 20 साल बाद का जो भारत होगा वो और ज़्यादा विकसित भारत होगा, और ज़्यादा शिक्षित भारत होगा, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे जो है, जो हम कुछ देशों से थोड़े कम है, शायद हम उन देशों से ऊपर होंगे। अभी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अंग्रेज़ यहाँ से कच्चा माल विदेश ले जाते थे और वहाँ से यहाँ बेचते थे, तो शायद हमारे देश के जो नीति निर्माता थे उन चीज़ों पे उन लोगों ने ख़ास फोकस किया, और ये आज़ादी के बाद से शुरू हुआ और हाल के वर्षों में ख़ास तौर पे इस पे ज़्यादा फोकस हुआ कि जो खनिज क्षेत्र हैं उसी के आसपास जो है इंडस्ट्री लगे, ताकि विकास जो है उसका लाभ वहाँ मिल सके, और केवल जो है कुछ ही जगहों पे विकास जो है सिमट के नहीं रह जाए। अब आप वो पुरानी बातें हो गई। हम लोग पहले चर्चा करते थे, हम लोग जाते थे, बोलते थे दिल्ली में बहुत अच्छी सड़कें हैं, दिल्ली में बहुत बिजली रहती है, मुंबई में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब वो चीज़ जो है धीरे धीरे आपको, अब जाइएगा मांडर, सिल्ली, मरकच्चो, डोमचांच, मतलब हम कहने का मतलब कि झारखंड का जो सुदूर गांव में भी जाइएगा तो आपको वही इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, वही बिजली आपको लगभग 20 से 22 घंटे बिजली, जो बिहार जो बहुत कुख्यात था बिजली नहीं रहने के मामले, बिहार में भी आजकल जो है 22 से 23 घंटे बिजली रहती है। झारखंड में भी बिजली है। गांव-गांव में आप देखिएगा एक बहुत बड़ी क्रांति है पिछले, खास तौर पे पिछले 5-6 वर्षों में, कि अगर गाँव में एक घर भी है जंगल में तो उस परिवार का घर भी अंधेरा में नहीं रहे, इसलिए बिजली वहाँ पहुँची है। तो जब कलेक्टिव रूप से हर आदमी तक, अंतिम आदमी तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश हमारी सरकारों के द्वारा हो रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से मैं अगला 20 साल जो है वो बहुत बेहतर भारत के रूप में देख रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे आप अच्छी चर्चा कर रहे थे सड़कों की, आज मैं देख रहा था ट्विटर पे एक शख्स ने तस्वीर डाली है कि जो धनबाद से रोड जाती है देवघर, उसकी इतनी खूबसूरत सड़क थी कि देख के लगा कि भाई हम कहाँ, कोई अगर झारखंड ना लिखे तो लगेगा भाई किसी महानगर की सड़क होगी। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ भारत में, कई सारी कंपनियाँ आई, विदेशों से भी मिलकर कंपनी कोलैबोरेशन में कंपनियाँ लगी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है झारखंड जैसे राज्यों में जहाँ पे खनिज संपदा काफ़ी भरपूर है, इसका क्या भविष्य दिखता है आपको? देखिए, झारखंड का भविष्य तो मुझे हमेशा से बेहतर लगा है, दिखा है और था भी। आप कल्पना कीजिए ना, जब ये इलाका जो है पूरा, यहाँ पे आने जाने की व्यवस्था नहीं थी, जो रेल जो है वो रांची में बहुत बाद में पहुंची। रांची का मुख्यालय पहले लोहरदगा में था, लेकिन इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई थी।
आप आज़ादी के बाद में भी देखिए ना कि जो सबसे जब पंडित नेहरू के सामने आया कि भाई हम सेल और जो है HEC कहाँ बना है, तो उसके लिए रांची को चुना गया, बोकारो को चुना गया, मतलब झारखंड के इलाके चुने गए। आप मित्तल जब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आए, रिलायंस का प्रोजेक्ट देखिए, प्राइवेट जो पार्टीज़ हैं, केवल जो झारखंड में जितने भी MOU आज तक हुए हैं राज्य सरकार के साथ, उसमें से अगर 50% भी अगर धरातल पे उतर जाए तो ये झारखंड स्वर्ग हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज सरकारी नौकरियों के लिए जो युवा जो हैं वो परिश्रम कर रहे हैं, वो सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाके इन जगहों पे जाएंगे, क्या है कि इन वहाँ पे जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा मौका है। तो लेकिन वो उसकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, क्योंकि यहाँ वन प्रदेश है, थोड़ा क्लियरेंस लेना पड़ता है। इसके अलावा निवेश को धरातल पर उतारने के लिए कई जो चीज़ें हैं। तो झारखंड का भविष्य मुझे हर हाल में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लीजिए, आप हेल्थ के मामले में लीजिए, झारखंड जहाँ पहले 3 मेडिकल कॉलेज था, अब देखिए अब एम्स भी आ गया है। इसके अलावा लगभग जो है हर प्रमंडल मुख्यालय में एक जो है मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। तो दो हो गए, चाईबासा में जमशेदपुर में देखिएगा, देवघर में जो है, दुमका में, तो और भी कोडरमा में, हजारीबाग में, तो जो भी इलाके हैं वहाँ पे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा ही, हेल्थ का रिम्स पे जो दबाव था वो कम होगा। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट जो मुंबई जाते थे इलाज कराने के लिए, अब उनको वो तमाम सुविधाएं रांची में ही मिलेंगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। आप देखिए इंटरनेशनल लेवल के कई इंस्टीट्यूशन जो हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि जो यहाँ पे एशिया का लेवल के इंस्टीट्यूट यहाँ पे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे इस इलाके में लगातार जो सरकारें काम करती रही, कोई भी सरकार हो लगातार काम करती रही। जो कुछ थोड़ा बहुत जो था वो रुकावट थी, वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो रुकावट भी खत्म हो जाएगी और आपको एक समृद्ध झारखंड, जो पहले बोला जाता था कि सोना नागपुर बोला जाता था, छोटा नागपुर का इलाका था, जब बिहार हुआ था तो इसको सोना नागपुर बोलता था, तो सचमुच ये आपको सोना का झारखंड देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं कि झारखंड के जो रांची जिले के आसपास ही 2-3 सोने के खदान की जो नीलामी का दौर भी चल रहा है। तो ये सारी जो खबरें आती हैं तो मुझे बहुत उत्साहित करती हैं कि इससे जरूर जो है लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, नौकरी का संकट वो खत्म होगा और आर्थिक सशक्तिकरण होगा, तो तमाम अच्छी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, विकास होगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने कितनी तरक्की की है पिछले इन 74-75 सालों में? शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी के बाद उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, और ऐसी वृद्धि हुई है कि गुणात्मक वृद्धि कर सकते हैं इसको इस क्षेत्र में कि जहाँ पर हमारे भारतवर्ष में और झारखंड में, चूँकि हम लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड की भी बात करें तो झारखंड में बहुत पहले, मैंने अगर 50-60 के दशक में अगर देख लें तो बहुत कम इंस्टीट्यूशन थे, बहुत कम संस्थान थे पढ़ने के लिए या शोध कार्य करने के लिए या किसी भी प्रकार से। अब क्या है कि अब तो झारखंड और रांची में खास करके तो बहुत सारे हर क्षेत्र में निकल गया है। आप जैसे जहाँ चाहें जिस प्रकार से चाहें, विश्वविद्यालय हो गए रांची शहर में। अब यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी खुल गए। तो ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, हायर एजुकेशन की पढ़ाई, जिस प्रकार की पढ़ाई जो बच्चा जिसको पढ़ने की इच्छा हो, अभिलाषी हो, तो वह उसमें पढ़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज़ादी के पहले गिने चुने शहरों में, अब देखिए रांची विश्वविद्यालय बहुत पहले, मतलब मैं बताऊं कि 1938 में के आसपास ये बिहार विश्वविद्यालय से रहता था। सिर्फ रांची कॉलेज की स्थापना हुई थी और रांची कॉलेज का मान्यता वहाँ से बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हुआ था जी। तो ये मुजफ्फरपुर से हुआ था। इसके बाद अब क्या हुआ, बाद में 1960 में यहाँ रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसका मुझे याद है 12 जुलाई 1960 को रांची विश्वविद्यालय की स्थापना, हम लोग स्थापना दिवस भी मनाते हैं। तो इस 12 जुलाई 1960 के बाद रांची विश्वविद्यालय, और रांची विश्वविद्यालय जो कह रहे हैं तो थोड़ा सा क्षेत्र छोड़ करके उधर दुमका वाला, बाद बाकी अभी जो झारखंड देख रहे हैं वह रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था। माने यहाँ डाल्टनगंज, उधर धनबाद, इधर माने जितना भी है झारखंड का क्षेत्र देख रहे हैं, अब भी जो है 7 विश्वविद्यालय बन गए हैं। 7 विनोबा भाई हजारीबाग, विनोद बिहारी धनबाद, सिद्धू कानू दुमका, नीलांबर पीताम्बर मेदिनीनगर, मैंने डाल्टनगंज, इसी प्रकार से हमारे यहाँ 7 विश्वविद्यालय बन गए हैं। इसका
उत्तरोत्तर हमेशा विकास हो रहा है विश्वविद्यालय के सामान्य ज्ञान के संदर्भ में। अब आइए टेक्नोलॉजी के मामले में या तकनीकी क्षेत्र के मामले में, तो यहाँ पर जो आदमी डिप्लोमा करना चाहता है, जिसको ओवरसीज, हम लोग बहुत पहले जब हम बचपन में थे तो सुना करते थे कि ये ओवरसीज पढ़ के आ रहे हैं, कॉलेज से पास किए तो ये पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ ओवरसीज पास करके, तो लगता था कि बहुत बड़े कोई डिग्री लेकर के आ रहे हैं। उस जमाने में मैंने आज 60-70 के दशक की बात में बता रहा हूँ। अभी क्या है कि अभी जो टेक्निकल ये कॉलेज खुल गए हैं, जिसको आप डिप्लोमा बोल रहे हैं, यह हर गली गली में खुल रहा है और मान्यता मिल रही है। वहाँ से लोग पॉलिटेक्निक पास कर करके और निकल रहे हैं वहाँ से, तो एक डिप्लोमा पास कर रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में अभी रुचि रही हो, अभियंत्रण में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या जिस प्रकार इसी वगैरह में, कंप्यूटर साइंस में, जिसमें विद्यार्थी की रुचि रहती है। अब एक इंजीनियरिंग के मामले में देख लें तो इंजीनियरिंग के मामले में पहले सरकारी एक ठो था सिंदरी में। अब इंजीनियरिंग कॉलेज जो है सो यह जहाँ झारखंड के हर क्षेत्र में कोने कोने आईटी है, ट्रिपल आईटी है, हाँ बहुत यहाँ इस तरह से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी में IIM एक्सेल आ रही है। मेडिकल के क्षेत्र में देख लीजिए, अब यहाँ रिम्स हो गया, अमन जी बोल रहे थे, बता रहे थे आप 7-8 मेडिकल कॉलेज हो गए कितना है। और रिम्स के अतिरिक्त अब तो बहुत सारे हर क्षेत्र में, हजारीबाग में, धनबाद में, हर जगह ये खुल गए हैं, जमशेदपुर में खुल गए हैं। तो एक कारण और है, ये खुला है तो उधर के जो वहाँ के जो पेशेंट होंगे, जो मरीज होंगे, यहाँ रिम्स नहीं आएंगे, वहीं इलाज उनका हो जाएगा। तो दो चीज़ें होंगी, वहाँ के गरीब इलाके जो जिनको आने जाने का साधन या पैसे नहीं होंगे, वहाँ इलाज करा रहे होंगे, और आने जाने के कारण मतलब पैसे के अभाव में उनको यहाँ रिम्स में आना, भर्ती करना, ठहरना, ये सब सारी की परेशानियाँ होती थी। अब हजारीबाग के जो मरीज हैं, यहाँ रांची में ना इलाज करा करके हजारीबाग में करा लेंगे, धनबाद में करा लेंगे। एक तो यहाँ का लोड कम होगा, दूसरा उस आदमी को, जो मरीज है, उसका पैसा बचेगा, समय बचेगा, और इलाज सही ढंग से होगा, समय पर होगा। तो ये सब सारी चीज़, दूरदृष्टि, मतलब जितना भी खुल रहा है, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, चाहे जो भी खुल रहे हैं, वे उनका दूरदृष्टि यह है। एक समझ लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि परेशानियां कम हो रही हैं और व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जी तो जी बोल रहे हैं। मैं ही बोल रहा था कि आज़ादी मिलने के पश्चात हम स्वतंत्र होंगे, कहाँ पर किस नागरिक को, किस जनता को, किस जन को, किस लोग को कहाँ पर क्या चीज़ की आवश्यकता है। और भारत सरकार, झारखंड सरकार, चाहे जो भी सरकार हो, भारत सरकार और झारखंड सरकार सोचती है कि हमारी जनता को, हमारे पब्लिक को क्या से क्या मुहैया कराएं कि हम और आगे बढ़ें। यही अमृत महोत्सव है। हम इसको इस रूप में भी ले सकते हैं कि अमृत महोत्सव के संदर्भ में अब सरकार की जो दूरदृष्टि है, चाहे वह केंद्र सरकार की रही हो, राष्ट्र सरकार की रही हो, उन सबों की दूरदृष्टि रही है कि अमृत महोत्सव के तहत हम अपनी जितनी भी जनता को हम चाहें, जितना भी भला कर सकते हैं, जितना भी उत्तरोत्तर बढ़ा सकते हैं, जितना ऊपर उठा सकते हैं, चाहे वह मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या शारीरिक रूप से, जिस रूप से भी हम उठाएं, स्वस्थ रहे, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत जिन्होंने नारा दिया था, आज वो भी चरितार्थ हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तरोत्तर हम विकास कर रहे हैं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक में जो लोग गए थे खेलने, उन लोग को बुलाया, और हमारा सौभाग्य कि हमारे यहाँ के 3 लोग उसमें थे खेल के, क्योंकि हम लोग धोनी के शहर में हैं, दीपिका के शहर में, और निक्की और सलीमा टेटे के राज्य में हैं। तो खेल के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है अब तक, या जो प्रगति होनी चाहिए, उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, खेल के क्षेत्र में जितनी प्रतिभा हमारे यहाँ है, उतने प्रतिभाओं को जो है मंच ठीक से नहीं मिला। हालांकि कुछ बड़े नाम भी इसमें निकले हैं। हॉकी के क्षेत्र में पहले हमारी कहा जाता था कि हॉकी का ये जो है नर्सरी का नाम लिया, बस वही कहानी। जयपाल सिंह मुंडा से लेके सलीमा टेटे तक एक बहुत लंबी परंपरा है यहाँ पे झारखंड में। धोनी आए, धोनी तो अपने आप में जो है वो स्टार थे पूरी दुनिया को, और कहा जाता है कि रांची शहर का नाम जो है विदेशों में लोगों ने धोनी की वजह से भी जाना। जी। ये और क्योंकि और कई लोग तो कहने लगे, आप जब छोटे शहरों में जाते थे, मेरा एक दोस्त, मैं मध्य प्रदेश में एक सिवनी एक जगह है, मैं वहाँ गया था मेरा एक मित्र के पास, तो उसने मेरे मित्र ने अपने दादाजी से मेरा परिचय ही करवाया कि अमन जी हैं, हमारे मित्र हैं, ये धोनी के रांची में इनका रहते हैं। तो आप कैसे, आपके पास अगर स्टार होता है, आप खिलाड़ी केवल नहीं पैदा करते हैं, आप स्टार पैदा करते हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर पैदा करते हैं। तो उस मामले में हमारे यहाँ बहुत प्रतिभा है, नर्सरी है, लेकिन उस नर्सरी को जो है वो मौका जो है बहुत
जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि जब राष्ट्रीय खेल झारखंड में हुए तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बढ़ा, थोड़ा लोगों को खेलने का। अब आप देखिएगा उसके बाद से जो केवल हॉकी में हम जाते थे, लेकिन उसके बाद दूसरे खेलों में भी अब हमारी अच्छी भागीदारी, तीरंदाजी में भी, क्रिकेट में, क्रिकेट में, हॉकी में, बास्केटबॉल में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपके जगह, हाँ फुटबॉल खेलने में, फुटबॉल तो मेरा मानना है कि झारखंड में बहुत अच्छे फुटबॉलर हैं, लेकिन कोई प्रोफेशनल क्लब नहीं है, इस वजह से उनको मौका नहीं मिला। कुछ लोग हैं जो जाके आपको खेलते हैं कलकत्ता में, दूसरे राज्यों में खेलते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो नए नए धोनी पैदा लेंगे, सलीमा टेप और जो निक्की प्रधान जैसे लोग। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो खूंटी के जिस सुदूर गांव में, सिमडेगा के सुदूर गांव में रहने वाली लड़की, और दीपिका जो है उसके पिताजी ऑटो चलाते हैं, लेकिन वो उसका इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे और उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे कि भाई घबराओ नहीं, अगर नहीं तुमने जीता कोई मेडल, फिर भी घबराओ नहीं, तुमको आगे अच्छा करना है। तो शायद उसकी ये प्रतिभा ही थी ना कि एक प्रधानमंत्री के सामने वो खड़ा होके, और टोक्यो में जाके उसने खेला, ब्रॉन्ज जीता। तो मेरा कहने का मतलब है कि झारखंड में प्रतिभाओं की खेल में कमी नहीं है, और मुझे लगता है कि जो सरकार ये प्रयास कर रही है, इस प्रयास का नतीजा और आपको आने वाले ओलंपिक में दिखेगा। और मुझे लगता है कि इस बार तो 3 ही लोग हमारे गए हैं, अगले साल झारखंड से कई लोग आपको वहां पे दिखेंगे। और क्रिकेट टीम में भी खुशी की बात है कि कुछ नई जी ईशान करण जो है वो खेलने लगे हैं, एक सोनू है वो खेलने, नदीम है, मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो अब खेल को अपना रहे हैं, और वो आपको झारखंड का नाम वो रोशन करेंगे, क्योंकि सपना दिखा दिया, सपना बड़ी बात है। जी जी। अच्छा सर, ये जैसे जब हम समग्र विकास की बात करते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट कितना हुआ, तो हम कहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट इतना हुआ है, लेकिन तब हम ये भी याद करना चाहते हैं कि किन लोगों की वजहों से हुआ। भारत को आज़ादी मिली, हम सब लोग आज आज़ाद होकर खुले में बोल रहे हैं सब कुछ, हमें इसका भी हक है कि हम आलोचना कर सके सरकार की नीतियों की। ये लोकतंत्र होते हुए कई देशों में ऐसा नहीं है। तो किन महापुरुषों को आप इस मौके पर याद करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो महात्मा गांधी को तो याद ही करेंगे कि उनके जो त्याग तपस्या रहा, बलिदान रहा, और सबसे बड़ी बात कि देखिए उनको कोई स्वार्थ नहीं था, सिर्फ भारत की स्वतंत्रता, भारत आज़ाद हो, बस एकमात्र उनका लक्ष्य था, उद्देश्य था। इसके जब भारत की आज़ादी मिली, भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो बहुत लोग अटकलें लगाने लगे थे उस समय भी कि राष्ट्रपति बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, राष्ट्र भारत का राष्ट्रपति। लेकिन उनको कोई पद का लोभ नहीं है, राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद, और इसी प्रकार से कोई और पद लेंगे, अच्छे लेंगे, लेकिन उनको कोई पद वगैरह के नहीं थे। उनका था कि भारत स्वतंत्र हो गया। तो जो निस्वार्थ भावना से आज भी कोई काम करता है, तो हम लोग उनको बहुत ही अच्छी दृष्टि से देखते हैं कि कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भावना से करते हैं। तो उनमें कोई स्वार्थ ऐसा नहीं था गांधी जी। तो निश्चित रूप से सबको मानना चाहिए कि बापू को उनको श्रेय देना चाहिए। इसके बाद 1947 या 1950 में जो हम भारतवासी, उस समय जो हमारी पीढ़ी रही होगी, पीढ़ी थी, वह पीढ़ी किन किन चीज़ों से वह जूझी, कितना उन्हें कष्ट हुआ। और ऐसे तो स्वतंत्रता सेनानियों को जो उनसे भगत सिंह को ले लें, चंद्रशेखर आज़ाद को ले लें, ये सब तो निस्वार्थ भावना से ही काम किए। सारे लोग जितने भी उस समय थे, 1947 के पूर्व अगर कह लें, 47 के पूर्व अगर जितना भी भारतवर्ष के लिए कोई भी काम किया, बलिदान दिया, संघर्ष किया, गोली खाई, फांसी चढ़ी, यहाँ झारखंड के पांडे, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, ये सब सारे के सारे लोग जो अमर हैं और अमर रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इनका नाम रहेगा, क्योंकि आज़ादी दिलाने में इन्होंने, आज पिछड़ा इलाका था हम लोग का, बहुत यहाँ यातायात के साधन नहीं थे, तब भी ऐसी अवस्था में भी सिर्फ अगर कोई यातायात का साधन तो ब्रिटिशों का था और अंग्रेज़ों का था। अंग्रेज यहाँ आते थे शासन करने के लिए, उनके पास गाड़ियाँ थी, लेकिन यहाँ के सामान्य वर्ग के लोग या फिर हमारे जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए क्या साधन, फिर भी उन्होंने पैदल चल करके कैसे कैसे एक गुट बनाकर, समूह बनाकर, तीर और धनुष से उनको खदेड़ा और रांची को भी एक स्वतंत्रता दिलाई। तो यह कहा जा सकता है कि पूरे भारतवर्ष में अगर जो कुछ भी निस्वार्थ भावना से भारतवर्ष की, भारत माता की सेवा करता है, तो उनका पद सर्वोच्च है और वो रहना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि जो युवा हैं देश के, कि हमें युवाओं का देश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा आबादी हमारे यहाँ युवाओं की, जो युवा हैं उनको इस अमृत महोत्सव में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि वो अपनी हिस्ट्री को भी रिकॉल कर सके और अपना भविष्य भी देख सके? देखिए,
उनको पहले सीखना चाहिए, जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे हैं उनके जीवन दर्शन से सीखना चाहिए कि कैसे वो उनके लिए नेशन फर्स्ट था। जी ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, आदमी पहले सोचता है कि पहले हम कुछ पैसा कमा लें तब फिर कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी लाख पैसा कुछ हो जाएगा। पैसा तो अफगानिस्तान वाले लोगों ने भी बहुत कमाया। हाँ, क्या दशा हो गई लेकिन आज। आप अगर राष्ट्र को नहीं एक रख सके, राष्ट्र अगर में शांति नहीं, वहाँ खुशहाली नहीं रख सकेंगे तो सारा पैसा आपका रखा रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले जो है हम युवाओं को यही बोलेंगे कि पहले आप राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, आप देशभक्त बनिए, राष्ट्र निर्माण के प्रति सोचिए और अपने अनाम शहीदों से की ज़िंदगी से सीखिए कि जिनके सामने कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, IAS IPS का ऑप्शन नहीं था, उनके सामने ऑप्शन ये था कि हम देश को आज़ाद करें और उन्होंने अपने बलिदानों से देश को आज़ाद किया। शायद इसी वजह से आज हम यहाँ पे आज़ाद हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो शायद आज से 75 साल पहले हमें इस तरह की चर्चा करने की आज़ादी नहीं थी। हाँ भाई, सुभाष चंद्र बोस तो सिविल सर्वेंट थे, नौकरी उन्होंने छोड़ दी। तो आज कोई छोड़ेगा? आज कोई छोड़, यही होना चाहिए। हाँ, यही होना चाहिए। पहले देश, पहले राष्ट्र, पहले राष्ट्र, धर्म, परिवार नहीं, पहले राष्ट्र। आपकी तमाम चीजें ऐसे काम होने चाहिए जिससे राष्ट्र मजबूत हो। राष्ट्र मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे ही। जी ठीक हाँ, है। आपका देश अगर मजबूत है तो आपकी जाति, आपके धर्म और आपके संस्कृति की रक्षा तो एकदम ऐसे ही हो जाएगी। जी, क्योंकि आप उसी से आपका देश मजबूत होगा। कार्यक्रम में वक्त हमारे पास नहीं है, आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग भी जो अमृत महोत्सव है भारत की आज़ादी का, उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आप सब लोगों को इसकी शुभकामनाएं। फिर से अपनी आज़ादी आपको मुबारक हो और इस आज़ादी को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, भारत और ज़्यादा तरक्की करे, ऐसी हमारी कामना है। और मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।